वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स से दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों इसके जो पहले वाले दो पार्ट हैं उसके अंदर मैंने इसके जो पहले वाले 48 क्वेश्चन है उनको करवा दिया है। और दोस्तों आज हमारा इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर दोस्तों 49वें क्वेश्चन से लेकर के 73 क्वेश्चन के बीच जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आज हम पार्ट नंबर 3 में उसको कवर करेंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो हो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने हमारा जो हमारा दाब आधिक्य होता है और दूसरा केशिका नली होती है उसके दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। दोस्तों आपको अंत में यानी केशिका नली के बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं इसी वीडियो की और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया हुआ है कि जब R1 व R2 त्रिज्या के साबुन के दो बुलबुले मिलते हैं तो उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों आपके पास कोई दो साबुन के बुलबुले हैं यानी दो बबल हैं। इनकी रेडियस दोस्तों आपको क्रमशः R1 एवं R2 दी हुई है। तो आपको बताना है जब ये दोनों बुलबुले दोस्तों आपस में मिल जाते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों हमारी जो ये उभयनिष्ठ वाली सतह होती है इसकी रेडियस आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। यानी दोस्तों हमारा जो एक बबल है इसकी रेडियस R1 है और दूसरे की R2 है। तो ये जो उभयनिष्ठ सतह है इसकी रेडियस का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो हमेशा याद रखना। ये होता है हमारा आर R1 R2 अपॉन में R2 माइनस के R1 होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जब कोई भी यानी अलग अलग त्रिज्या के यानी दो बुलबुले हों R1 एवं R2 की, ये दो बुलबुले आपस में यदि चिपक जाते हैं तो दोस्तों हमारी जो इसकी जो उभयनिष्ठ सतह होती है इसकी जो रेडियस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में इन दोनों का डिफरेंट यानी अंतर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इनसे दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस टॉपिक का 50वां क्वेश्चन है। 50वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समान त्रिज्या R के दो साबुन के बुलबुलों को मिलाया जाता है। दोनों बुलबुलों की परस्पर अंतःफलक सतह की वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई दो साबुन के बुलबुले हैं, उन दोनों की जो रेडियस है दोस्तों वो समान है और आपको क्या दी हुई है R है। यदि दोस्तों ये जो बुलबुले हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं इस प्रकार से, तो आपको बताना कि जो इसका जो परस्पर अंतःफलक होता है यानी दोस्तों बुलबुलों का यानी जो घनिष्ठ फलक होता है इसकी रेडियस आपको पूछी गई है कितनी होगी। तो मान लेते हैं दोस्तों इसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाती है R है। तो दोस्तों मैंने R का फॉर्मूला आपको बताया था वो हमारा R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों R1 का मान भी हमें R दिया हुआ है और R2 का मान भी R दिया हुआ है। तो ये दोनों मान दोस्तों इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ऊपर तो जाएगा हमारा R² और नीचे हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो अंतःफलक की यानी जो त्रिज्या होती है वो हमारी कितनी प्राप्त हो जाती है, हमें अनंत प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो दोस्तों हमेशा याद रखना जब समान आकार की जो बूंदे दोस्तों आपस में चिपक जाती हैं यानी मिल जाती हैं तो उसकी दोस्तों जो उभयनिष्ठ सतह होती है या इसका जो अंतःफलक होता है इसकी जो रेडियस होती है दोस्तों हमारी क्या होती है अनंत, यानी दोस्तों ये बिल्कुल सीधी होती है यानी सरल रेखा में होती है ये फलक है। जब दो समान आकार की बूंदें मिलती हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी देखिए दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 51वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि साबुन के दो बुलबुले जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 क्रमशः 4 व 5 सेंटीमीटर हैं तो उभयनिष्ठ पृष्ठ S1 S2 पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो इनकी त्रिज्याएं होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों ये कोई दो बबल हैं, इनकी एक ही रेडियस दोस्तों आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है और एक की 5 सेंटीमीटर है। और दोस्तों ये दोनों बुलबुले हैं इस सतह के द्वारा एक दूसरे से क्या है मिले हुए हैं यानी स्पर्श कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों इसकी त्रिज्या बतानी है कितनी होगी यानी S1 S2 की। तो दोस्तों मैंने आपको इसका जो फॉर्मूला बताया था वो मैं बताया था R1 R2 अपॉन में R2 माइनस के R1। तो दोस्तों यहाँ पर यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 चौक 20 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसका अंतर आपको कितना दिया हुआ है यानी 5 में से यदि अपन 4 घटाएंगे यानी R2 माइनस R1 तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा नीचे 1 है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो स्पर्श वाली सतह है इसकी रेडियस आपको कितनी प्राप्त हुई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो S1 S2 पृष्ठ है इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, यानी जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो दोस्तों मैंने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को और इस टाइप के जो तीनों क्वेश्चन है इनको दोस्तों अच्छी तरह से कर लेना है, यानी कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अब देखते हैं आपके लिए 52वां क्वेश्चन है।
52वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 8 त्रिज्या की एक बूंद की द्रव्य की एक बूंद का दाब आदि के समानुपाती है। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि यदि हमारी कोई एक ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो आर है, तो आपको बताना है कि दोस्तों इसका जो दाब आतिक्य है, यानी दाब आधिक्य का मतलब क्या है कि दोस्तों हमारा जो एक तो बाहर का वातावरण का प्रेशर है, एक बूंद के अंदर का प्रेशर है। तो दोस्तों इन प्रेशर में जो डिफरेंट होता है वो होता है डेल्टा पी, यानी दोस्तों अंदर का प्रेशर हमारा बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये जो अंदर का दाब आधिक्य है वो आर के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों विषय याद रखना, तो दाब आधिक्य का जो फॉर्मूला होता है वो जल की बूंद के लिए तो होता है दोस्तों हमारा 2T/r, और साबुन की जो बुलबुला होता है उसके लिए होता है 4T/r। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जल का बुलबुला दिया हुआ है, तो अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो दाब आधिक्य होता है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डेल्टा पी हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, या अपन कह सकते हैं कि दोस्तों जो डेल्टा पी होता है वो हमारा समानुपाती होता है आर की पावर -1 के, यानी आर ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो याद रखना, यदि कोई आर त्रिज्या की कोई एक द्रव्य की बूंद है उसका जो दाब आधिक्य है दोस्तों वो समानुपाती किसकी हो जाएगा, आर की पावर -1। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 53वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साबुन के किसी गोलीय बुलबुले के अंदर तथा बाहर के दाब में अंतर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कोई एक साबुन का बुलबुला है दोस्तों, इसके अंदर उसका जो बाहर का जो दाब होता है उसके अंदर कितना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका जो अंतर होता है वो डेल्टा पी हमारा दाब आधिक्य होता है। उस साबुन के बुलबुले के लिए मैंने बताया था वो कितना होता है हमारा 4T/r होता है। दोस्तों यदि हमारा कोई जल का बुलबुला होता है यानी किसी अन्य द्रव्य का बुलबुला होता तो हमारा ये हो जाता 2T/r हो जाता। तो इसके लिए तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि हमें किसके लिए पूछा गया है, साबुन के गोलीय बुलबुले के लिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखना, साबुन के बुलबुले के लिए होता है तो 4T/r, और यदि हमारा कोई अन्य द्रव्य का बुलबुला पूछा जाए तो उसके लिए होता है 2T/r। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी एग्जामों में पूछा जा चुका है, और दोस्तों आपके एग्जामों में भी ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं हमारा 54वां क्वेश्चन है। 54वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको किसी द्रव्य की दो बूंदों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, बाहर की तुलना में बूंद के अंदर दाब आधिक्य है। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई दो बूंदें हैं दोस्तों, उनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है यानी भिन्न भिन्न है, और आपको बताना है कि दोस्तों हमारे जो बूंद के अंदर जो दाब आधिक्य होगा वो आपको बताना है कि बड़ी बूंद के लिए अधिक होगा, छोटी बूंद के लिए अधिक होगा, दोनों बूंदों का समान होगा, या बूंदों के अंदर दाब आधिक्य नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारी जो छोटी बूंद होगी उसके अंदर दाब आधिक्य अधिक होगा। दोस्तों इसका कारण क्या है कि दोस्तों मैंने आपको बताया था दाब आधिक्य का जो फॉर्मूला होता है वो 2T/r होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दाब आधिक्य आर की व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसके लिए दोस्तों आर का मान कम होगा यानी कि जिसकी रेडियस छोटी होगी उसके लिए दाब आधिक्य हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी बूंद में जो दाब अधिक होगा दोस्तों वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आर का मान कम होता है, और जिसके लिए आर का मान कम होता है उसके लिए दाब अधिक हमारे क्या हो जाएगा, अधिक। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए 55वां क्वेश्चन है। दोस्तों 55 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी साबुन के बुलबुले में दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की तुलना में 4 गुनी है, तब पहले बुलबुले तथा दूसरे बुलबुले के आयतन में अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों हमारा जो कोई दो बुलबुले हैं तो दोस्तों हमारा जो पहले बुलबुले का दाब आधिक्य है वो दूसरे बुलबुले का जो दाब आधिक्य है उसकी दुगनी यानी उसका 4 गुना है। तो आपको बताना है कि तो दोस्तों हमारा जो इनके जो आयतन का अनुपात है यानी V1 अनुपात है यानी V2 ये बताना है कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा आयतन होता है वो दोस्तों यानी त्रिज्या की क्यूब के समानुपाती होता है। ये तो यानी कोई भी बुलबुले का जो आयतन होता है दोस्तों हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो आयतन होगा वो आर की क्यूब के समानुपाती होगा। तो दोस्तों हमारा जो V1/V2 का मान है वो R1/R2 की क्यूब के हमारा क्या बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों हमें पता चलता है कि जो हमारा डेल्टा P1 है और अपॉन में डेल्टा P2 है, इसका मान कितना है यहाँ से 4/1 है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा दाब आधिक्य है वो त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा P2 का इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा R2/R1। तो दोस्तों यहाँ से अपन R1/R2 का मान यदि 1/4 इस फॉर्मूले में रखते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर तो है R2/R1 और यहाँ पर रखना हमें R1/R2। तो दोस्तों इसको अपन उल्टा कर देंगे, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/4,
यानी यहाँ पर 4/1 है, तो दोस्तों यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, इसकी कर देंगे अपन क्यूब। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो आयतन का जो हमें अनुपात प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, 1:64 है। तो दोस्तों अपन ने यदि दाब आधिक्य में दोस्तों हमें कोई संबंध दिया हुआ है, तो इस संबंध से दोस्तों हमारे इनके जो बुलबुले का जो आयतन है उसका अनुपात निकाल सकते हैं। वो हमारा कितना प्राप्त होगा, 1:64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 56वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो गोलीय साबुन के बुलबुलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। यह दोनों समतापीय दशा में और निर्वात में मिलते हैं तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों आपके पास कोई दो बुलबुले हैं, उन दोनों की दोस्तों जो रेडियस है वो अलग अलग है, और यदि दोस्तों दोनों बुलबुले मिलकर एक बुलबुला बन जाता है, यानी दोस्तों यानी कि पहले तो हमें क्या दिया रखा था, चिपक रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चिपक न करके दोस्तों एक बुलबुला बन गया है, तब आपको बताना है कि इस बुलबुले की रेडियस कितनी होगी। यानी इसकी बुलबुले की जो रेडियस R है, यदि इसकी R2 है, यदि इसकी R1 है, तो आपको बताना कि जो R होगी वो किसके लिए इक्वल होगी। तो दोस्तों याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी ये रेडियस होती है दोस्तों हमारी R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर के रूट के इक्वल होती है। तो याद रखना जो स्क्वायर होता है वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना कोई भी दो बुलबुले हैं, उनकी जो रेडियस वो अलग अलग हो, वो दोनों मिलकर एक बुलबुला बना लेते हैं, तो उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है। दोस्तों याद रखना इसको उससे रिलेटेड मत कर देना। यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी दोस्त हमारी जल की बूंद है, तो दोस्तों यदि कोई जल की बूंद यदि n छोटी-छोटी बूंदों में यानी टूट जाती है, तो दोस्तों हमारी जो बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या r होती है, वो छोटी वाली बूंद की साथ संबंध किस प्रकार से होती है, यानी n की पावर 1/3r होती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों इनका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है, इसके कारण दोस्तों हमारे जो इन दोनों का आयतन यानी इक्वल करके दोस्तों ये फॉर्मूला निकाला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको साबुन के बुलबुले दिए हुए हैं, और हम जानते हैं यदि दोस्तों हमारा जो दो बुलबुले हैं वो आपस में मिलकर एक बुलबुले बना रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इनका जो आयतन है दोस्तों हमारा कांस्टेंट रहे। तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ मत कर देना, यानी बुलबुले के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 57वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साबुन के दो बुलबुले निर्वात में 3 सेंटीमीटर है, एक अन्य साबुन का बुलबुला निर्वात में जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि दोनों बुलबुले समतापी अवस्था में मिल जाएं तो इस तरह बनाए गए बुलबुले की त्रिज्या होगी। दोस्तों यहाँ पर अब इनका आंकिक मान दे दिए हैं, यानी एक बुलबुला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। यदि दोनों मिलकर एक बुलबुला बनाते हैं तो कितनी होगी इसकी रेडियस है। तो मैंने बताया था कि जो हमारे जो बड़े वाली बुलबुले की त्रिज्या होती है वो R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर होती है। तो यहाँ से दोस्तों अपन R1 का स्क्वायर रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 9, R2 की स्क्वायर का मान यानी 4 की स्क्वायर का मान हो जाएगा 16। तो ये हमारा कितना प्राप्त होगा, √25, यानी दोस्तों हमारा प्राप्त हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना जब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो बूंदों को मिलाकर यदि एक बूंद यानी एक बुलबुला बन जाता है, तो उस बड़े वाले बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों आपके लिए 58वां क्वेश्चन है। 58वें क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न चित्र में केस नली जिनकी टोंटियाँ S1 S2 व S3 लगी हुई हैं, उनके द्वारा बनाए गए साबुन के बुलबुले A B C द्वारा प्रदर्शित है। तो टोंटी S बंद है जबकि S1 S2 S3 खुली है तब। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों हमारी जो ये टोंटी है ये तो बंद है। तो दोस्तों यानी कि ये तीनों बुलबुले हैं वो इस नली द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि दोस्तों कौन सा बुलबुला तो दोस्तों हमारा बुझ जाएगा और कौन से बुलबुले का आयतन बढ़ेगा। ये इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों हमेशा आपको मैं एक बात बता देता हूँ, वो याद रखना। दोस्तों आपके पास कोई भी दो बुलबुले हों और यदि दोस्तों इसको किसी नली द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों हमारा जो छोटे वाला बुलबुला है वो तो दोस्तों हमारा बुझकर यानी खत्म हो जाएगा, और जो बड़े वाला बुलबुला है इसकी जो वायु है दोस्तों बड़े वाले बुलबुले में यानी प्रवेश कर जाती है। यानी दोस्तों अपन जानते हैं कि हमारा कोई छोटा बुलबुला है या बड़ा बुलबुला है, दोस्तों इसकी रेडियस का मान कम है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका दाब आधिक्य हमारा क्या है, अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका दाब आधिक्य यानी कि इसके अंदर प्रेशर अधिक होने के कारण दोस्तों जो अपन जानते हैं प्रेशर यानी कि जैसे टायर का ट्यूब होती है दोस्तों, टायर की ट्यूब के अंदर प्रेशर अधिक होता है। जैसे ही दोस्तों पंचर हो जाती है तो जो वायु होती है वो बाहर निकलती है, यानी दोस्तों बाहर कम प्रेशर होता है।
इसी प्रकार से दोस्तों इस बुलबुले के अंदर अधिक प्रेशर होगा, तो यह दोस्तों हमारी कम प्रेशर की ओर चली जाएगी, यानी कि दोस्तों इस बुलबुले में यह हवा चली जाएगी और यह जो बुलबुला होगा ये फूलकर और मोटा हो जाएगा। अब दोस्तों ये कंसेप्ट यदि इस यानी डायग्राम में लगाते हैं, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हमारा जो ए एवं सी है दोस्तों वह बी की तुलना में छोटे हैं। तो दोस्तों ए वाले बुलबुले की और सी वाले बुलबुले की जो वायु है वो बी वाले में चल जाएगी, वो बी वाला फूलकर हमारा और मोटा हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखते हैं हमारे दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों बी के आयतन के बढ़ने के साथ साथ ए व सी दोनों यानी कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी दोस्तों यदि उनकी दोनों यानी टूटियों को खोल देते हैं, तो दोस्तों ए एवं सी बुलबुले की जो वायु है वो बी में चली जाएगी। तो दोस्तों हमारे ए एवं सी है वो तो बुझने लग जाएंगे और बी वाला और अधिक फूल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसे दोस्तों हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो आप सभी सोल्व कर देंगे यदि आपको कंसेप्ट पता है तो। यानी कि कोई छोटा बुलबुला है, कोई बड़ा बुलबुला है, यदि इसको किसके नल की द्वारा जोड़ देते हैं अपन, तो छोटे वाले बुलबुले की वायु हो बड़ी वाले में चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी बी के आयतन के बढ़ने के साथ साथ ए एवं सी के आयतन दोनों यानी कम करना प्रारंभ कर देंगे। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 59वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक द्रव्य से भरी हुई टंकी की तली पर दाब निर्भर नहीं करता। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों आपके पास एक द्रव्य से भरी हुई टंकी है, तो दोस्तों इसकी तली पर जो प्रेशर होगा यानी पी, वो आपको बताना है कि किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव्य की ऊंचाई पर, या तली के क्षेत्रफल पर, या द्रव्य की प्रकृति पर। दोस्तों याद रखना जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो तली पर प्रेशर होता है वो घनत्व के भी यानी निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और हाइट पर निर्भर करता है। बल्कि दोस्तों हमारा जो इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी इस तली का जो क्षेत्रफल होता है इस पर निर्भर नहीं करता। और दोस्तों में यही पूछा गया कि दाब होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यह गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर करता है, सतह की ऊंचाई एच पर भी निर्भर करता है, और यानी दोस्तों हमारे जो द्रव्य की प्रकृति यानी इसके घनत्व पर निर्भर करता है। बल्कि दोस्तों यानी तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी 59वां का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए 60वां क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों केस केस नली में पानी के वक्र की सतह के नीचे दाब होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों हमारी कोई भी केस नली है उसकी दोस्तों सतह के नीचे जो हमारा जो ये इसकी सतह के वक्र के नीचे जो प्रेशर होता है वो आपको बताना कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऊपर की ओर के दाब के बराबर होता है, या ऊपर की ओर के दाब से अधिक होता है, या ऊपर की ओर के दाब से कम होता है। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है उसका जो कंसेप्ट है वो मुझे कंप्लीट रूप से नहीं पता है, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन मैं आपसे और कभी या नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लेकिन अब के लिए दोस्तों याद रखना जो केस नल के अंदर जो पानी के वक्र की सतह का जो नीचे का दाब होता है दोस्तों वह ऊपर की ओर के दाब से कम होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि दोस्तों ये यहाँ ऊपर की ओर कहाँ के लिए बात कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अपन आपको और कभी डिस्कस करते हैं। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए याद आ जाए एग्जाम में तो आप दोस्तों इसको फिलहाल रट सकते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी केस नली में दोस्तों हमारी जो वक्र की जो सतह होती है इसका जो नीचे का दाब होता है वो ऊपर की सतह की यानी जो ऊपर की ओर का जो दाब होता है उससे कम होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 61वां क्वेश्चन है। 61वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दो गुब्बारे ए व बी को एक पतली नली द्वारा जोड़ा गया है, तब गुब्बारे ए का आकार बढ़ेगा, बी का आकार बढ़ेगा, या बी का आकार बढ़ेगा तथा तब तक कि दोनों दाब समान ना हो जाएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि दो साबुन के यानी दो गुब्बारे हैं। दोस्तों आपको दिया हुआ कि एक गुब्बारा बड़ा है बी से, यानी ए बड़ा है बी से। तो यदि दोस्तों इनको पतली नली द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आपको बताना है कि ए का आकार बढ़ेगा, बी का बढ़ेगा, या बी का आकार बढ़ेगा जब तक कि दाब समान न हो जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो आपके पास गुब्बारे हैं, एक छोटा है एक बड़ा। यदि दोस्तों इनको अपन किसी नली द्वारा जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा छोटे वाला जो गुब्बारा होता है वो तो बुझ जाएगा, और इसकी जो वायु है दोस्तों वह बड़े वाले गुब्बारे में चल जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारा जितना छोटा बुलबुला होगा उसके अंदर उतना ही दाब अधिक होगा, और दाब अधिक के कारण दोस्तों जिसके अंदर प्रेशर अधिक होता है उससे वायु निकलने की कोशिश करती है, तो इससे यानी वायु निकल जाएगी और बड़े वाले गुब्बारे में चली जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा बड़ा गुब्बारा कौन सा है, ए। तो दोस्तों ए का आकार बढ़ जाएगा और बी का आकार कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
इन क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में दोस्तों इनको गलत करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कंसेप्ट के आधार से समझा कर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों साथ साथ कंसेप्ट भी याद रखना, इससे दोस्तों आप कभी भी एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूज नहीं होगे। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जैगर विधि यानी दोस्तों हमारा जो जैगर मेथड होता है उसके अनुसार बताना है कि बुलबुले के फूटने के समय। दोस्तों याद रखना, कभी भी आपका कोई भी बुलबुला हो, वो फूटने की अवस्था में हो चाहे वैसे भी हो, दोस्तों उसका जो अंदर का दाब होता है वो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है। दोस्तों यानी जैसे ही इसका जो अंदर का दाब यानी दोस्तों कम होने लगता है, यानी कि इसके बराबर होने लगता है, तब हमारा बुलबुला फूट जाता है। लेकिन उस कंडीशन में भी दोस्तों हमारा जो अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से हमेशा अधिक होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो बुलबुले का आंतरिक दाब होता है वह बाह्य दाब से हमेशा अधिक होता है। दोस्तों जेनर विधि है, जैगर विधि हमें यही बताती है। तो याद रखना, जो हमारा जैगर मेथड होता है उसके अनुसार बुलबुले के अंदर का दोस्तों जो दाब है वो हमेशा बाह्य दाब के सापेक्ष अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब भिन्न व्यास वाली दो केश निकायें जिन किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर रूप से डुबोई जाती हैं तो द्रव है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों आपके पास कोई दो केश नलियां हैं, उन दोनों की दोस्तों जो व्यास है वो अलग अलग हैं। तो आपको बताना है कि दोस्तों इन यानी को दोनों को यदि किसी द्रव में एक साथ डुबोई जाए तो आपको बताना है कि दोस्तों इसके अंदर दो यानी ऊपर द्रव चढ़ेगा, दोस्तों वह किस हाइट तक चढ़ेगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, जो द्रव की हाइट होती है यानी किस हाइट तक जो द्रव चढ़ता है उस हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच इज इक्वल टू टू टी कोस्टिटा, यानी टू टी कोस्टिटा अपॉन में दोस्तों हमारे क्या होता है आर रो जी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हमारा जो एच का मान होता है दोस्तों वो आर की वृत्त के समानुपाती होता है। इसके लिए दोस्तों जिसके लिए आर का मान हमारा कम होगा उसके अंदर दोस्तों जो द्रव है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये दोस्तों हमारी जो कम व्यास वाली नली होगी उसके अंदर दोस्तों द्रव्य होगा वो अधिक ऊपर तक चढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एच होती है वो आर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों जिसका व्यास कम होगा उसका आर का मान कम होगा और जिसके लिए आर का मान कम होगा उसके लिए एच का मान अधिक होगा। यानी कम व्यास वाली नली के अंदर जो दोस्तों जो द्रव्य होगा वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो समांतर कांच की पट्टियों जिनकी बीच की दूरी x है को द्रव्य यानी घनत्व d तथा ताप यानी पृष्ठ तनाव T के अभिलंबवत डुबोया जाता है। तो कांच एवं द्रव्य के बीच स्पर्श कोण थीटा है। तो दो प्लेटों के बीच चढ़े द्रव्य की ऊंचाई होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी कोई केस नली है उसके अंदर यदि दोस्तों हमारा जो एच है यदि द्रव्य है वो एच ऊंचाई से चढ़ता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो टू टी कोस्टा अपॉन में दोस्तों हमारे यदि यहाँ पर रेडियम में जो डायमीटर वो अक्ष दिया होता है वो हमारा अक्ष हो जाएगा और रो इसका घनत्व हो जाएगा और जी हमारा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो जिस हाइट तक जो द्रव्य चढ़ेगा उस हाइट एच का मान कितना हो जाएगा टू टी कोस्टा अपॉन में एक्स डी जी। दोस्तों यहाँ पर जो थीटा होता है ये हमारा होता है स्पर्श कोण, जो मैंने आपको दोस्तों का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर इसके बारे में यानी डिटेल यानी दोस्तों एक्सप्लेनेशन किया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारे यदि एच हाइट तक चढ़ता है यानी जो पट्टियों के मध्य जो द्रव्य जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा जो उसका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टू टी कोस थीटा अपॉन में एक्स डी जी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि केशिकत्व के कारण द्रव्य नली में ऊपर चढ़ता है यदि स्पर्श कोण है। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई केशिका है उसके अंदर दोस्तों द्रव्य है यदि वह ऊपर चढ़ेगा यदि कोई स्पर्श कोण है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यदि हमारा जो सतह एवं द्रव्य के मध्य जो स्पर्श कोण यानी न्यून कोण होता है तभी दोस्तों यानी कि हमारे यानी कि इसका जो आसंजक बल है उसका मान अधिक है। यदि आसंजक बल का मान अधिक होता है तो दोस्तों हमारा जो द्रव्य है इसके अंदर ऊपर तक चढ़ता है। तो याद रखना, यदि केशिकत्व के कारण यदि द्रव्य नली के अंदर ऊपर चढ़ता है यदि वह तभी चढ़ेगा जब जो स्पर्श कोण का मान होता है दोस्तों हमारा एक न्यून कोण होता है। यानी दोस्तों सतह एवं जो हमारा जो द्रव्य की सतह होती है उन दोनों के मध्य यदि न्यून कोण होता है तभी दोस्तों हमारा जो
दर होगा वो केस नली के अंदर चढ़ेगा। या दोस्तों आप इसको फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो एच का मान होता है वो कितना होता है, 2t cos थीटा होता है। यानी दोस्तों एच का मान cos थीटा की समानुपाती होती है। यानी यहाँ पर थीटा का मान दोस्तों अपन न्यून कोण रखेंगे तभी हमारा एच का मान पॉजिटिव आएगा, यानी कि यह दर ऊपर चढ़ेगा। तो याद रखना दोस्तों, यानी दोस्तों थीटा का मान यानी जो स्पर्श कोण होता है यदि वह न्यून कोण होता है तभी केशिकत्व के अंदर जो दर है वो ऊपर चढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 66वां क्वेश्चन है। दोस्तों आज को जो 66 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि भारहीनता की स्थिति में किसी नेस केस नली को पानी में डुबोए जाने पर उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चढ़ेगा। जितनी ऊंचाई तथा वायुमंडलीय दाब पर चढ़ता है उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा, या वायुमंडलीय दाब की ऊंचाई से कुछ कम चढ़ेगा, या केस नली चाहे जितनी लंबी हो उसे पूरा भर देगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तों यदि हमारी कोई केस नली है उसको ऐसी जगह पर दोस्तों किसी दरवे में डुबाया जाता है जहाँ पर दोस्तों हमारी भारहीनता हो यानी ग्रेविटी नहीं हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों हमारा जो पानी है वो कहाँ तक चढ़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एच का फॉर्मूला होता है वो 2t cos थीटा अपॉन में क्या होता है, आर रो जी होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पर जी का मारा मारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोस्तों इस फॉर्मूले में अपन जी का मान जीरो रखते हैं तो एच का मान हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, अनंत। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि चाहे हमारे पास कितनी ही भी लंबाई की यानी दोस्तों हमारी जो केस नली हो उसके अंदर पूरी के अंदर दोस्तों हमारा दरवा चढ़ जाएगा क्योंकि एच का मान अनंत है। यदि दोस्तों पर अनंत लंबाई की जो हमारी वो केस नलिका लेते हैं तो उसके अंदर भी दोस्तों वह उसको पूरी भर देगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी केस नली चाहे कितनी भी लंबी हो उसे पूरा भर देगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें एच का मान अनंत प्राप्त हुआ है, चाहे जो हमारी केस नली है उसको चाहे जितनी लंबाई की लें वह उसे पूरी भर देगा क्योंकि दोस्तों दरवा होगा वो अनंत ऊंचाई तक चढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अखबार के पन्ने पर फाउंटेन पेन से लिखना कठिन है, इसका कारण है। दोस्तों हमारा जो अखबार होता है उसके पृष्ठ पर दोस्तों हमारे जो पहले वाले पेन आए थे फाउंटेन पेन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर स्याही भरी जाती है और दोस्तों आगे एक निब होती है। तो जो स्याही का मान होता है दोस्तों नीब से बहुत अधिक निकलता है। या फिर दोस्तों हमारे जो पहले राजा महाराजे थे दोस्तों हमारे जो मोर की पंख होती है उसको स्याही में डुबोकर फिर लिखा करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों होते हैं वो एक ही तरह से काम करते हैं। फाउंटेन पेन यानी आप किसी को भी मान सकते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से अपन अखबार पर नहीं लिख सकते हैं। वो क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी किसी तत्व के कारण है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो अखबार होता है वो खुरदर होता है, इसके अंदर दोस्तों यानी बिल्कुल बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। यदि दोस्तों इससे अपन इसको सही से रखेंगे तो दोस्तों हमारी जो साई होगी वो इस छिद्रों में यानी दोस्तों अधिक दूरी तक फैल जाएगी। क्योंकि तो हमारे केशिकत्व के कारण अपन जाते हैं जो स्याही होती है यानी दोस्तों यदि हमारी कोई भी यानी पतली आकार की दोस्तों तो हमारी कोई भी नली होती है उसके अंदर जो हमारी दोस्तों जो दरवा होता है वो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाता है। तो इसके कारण दोस्तों हमारे अखबार पर यदि अपन इस फाउंटेन पेन से लिखेंगे तो जो स्याही होगी दोस्तों वो यानी चारों ओर इस पर अखबार पर फैल जाएगी और हमारा अखबार खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी एक अखबार के पन्ने पर फाउंटेन पेन से लिखना कठिन होता है उसका कारण क्या होता है, केशिकत्व है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 68वां क्वेश्चन है। 68वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब एक केशिका नली को पानी में डुबोया जाता है तो एच ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। यदि केशिका नली की ऊंचाई एच से कम कर दी जाए तो पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, या पानी ऊपर चढ़ेगा परंतु केशिका नलिका की लंबाई ही कम चढ़ेगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर कि दोस्तों आपके पास कोई एक एच ऊंचाई की केशिका नली है। यदि दोस्तों इसकी किसी यानी दरवा में डुबाया जाता है तो इसके अंदर जो दरवा है दोस्तों वो एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है, यानी दोस्तों पूरी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। और आपको आगे क्या दिया हुआ है कि यदि इसको थोड़ा ऊपर से काट दें यानी जो केशिका है उसको यदि काट दें तब आपको बताना कि दोस्तों ये जो पानी है वो बाहर ही निकलने लग जाएगा, या दोस्तों यानी कि बाहर नहीं निकलेगा, या ऊपर नहीं चढ़ेगा, या दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी बाहर जो पानी होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। याद रखना दोस्तों हमारी कोई भी किसी ने का नली है यदि दोस्तों इसके अंदर एच ऊंचाई तक हमारा दरवा चढ़ता है लेकिन दोस्तों केशिका की यानी पूरी लंबाई एच नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोस्तों पानी बाहर निकलने लग जाएगा। दोस्तों जो पानी होगा वो यहीं पर ठहर जाएगा, लेकिन यदि अपन इसको पूरी एच ऊंचाई तक केशिका नली को बढ़ाएंगे तो पानी हमारा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों केशिका नलिका से अंदर बाहर यानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका हमेशा याद रखना, यानी दोस्तों हमारी कोई भी
केशिका नली है, यदि इसके अंदर एच ऊंचाई तक द्रव चढ़ता हो, लेकिन हमारी इस केशिका की नली ऊंचाई यानी जो ऊंचाई है वो एच नहीं है, तो दोस्तों हमारा जो द्रव होगा वो है उसी ऊंचाई पर रख जाएगा जितनी ऊंचाई तक यह नली है, लेकिन द्रव इससे बाहर नहीं जाएगा। केशिका नली का दोस्तों ये गुण होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो पानी होगा दोस्तों वो बाहर नहीं निकलेगा। अब आपके लिए 69 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कांच की केस नली में पारे को डुबोने पर, यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि कोई कांच की एक यानी कांच की केस नली है, यदि उसको पारे में डुबोते हैं तो आपको बताना है कि नली में पारे का स्तर चढ़ता है या नली में पारे का स्तर चढ़ता है तथा नली के बाहर बहने लगता है, या नली में पारे का स्तर गिरता है, या नली में पारे का स्तर न गिरता है या न ही चढ़ता है। दोस्तों हम जानते हैं पारे एवं केस नली के दोस्तों जो स्पष्ट कोण का मान होता है वो हमारा एक अधिक कोण होता है, यानी दोस्तों 90 डिग्री से अधिक होता है। इसे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों यदि अपन इसकी एच यानी जो हाइट वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर कोस थीटा का मान यदि दोस्तों अपन अधिक कोण रखेंगे, 90 से अधिक रखेंगे, तो हमारा कोस थीटा का मान नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी कि -1 से परे प्राप्त होता है, यानी 0 और -1 के मध्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं दोस्तों एच का मान हमारा नेगेटिव प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों हमारा जो मरकरी होगा यानी जो पारा होगा वह केस नलिका में दोस्तों थोड़ा सतह से नीचे चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो स्पर्श कोण का मान होता है वो कितना होता है, अधिक कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी नली के अंदर पारे का स्तर गिर जाता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 70वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि हमारी कोई केस नली है, यदि इसका दोस्तों जो व्यास है उसको अपन 2 गुना कर देंगे, तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो द्रव की ऊंचाई होगी, जितनी ऊंचाई तक जो द्रव चढ़ता है वह किस प्रकार से चेंज होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एच है वह यानी त्रिज्या की उत्क्रमणपाती होती है। यदि दोस्तों अपन व्यास को 2 गुना कर रहे हैं तो त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। यदि त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो हमारा एच का मान कितना हो गया, हाफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो हाइट का मान हो जाएगा यानी कि द्रव की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यदि व्यास को 2 गुना किया जाता है तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 71वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में एक केस नली में एच ऊंचाई तक पानी चढ़ता है तो एच का मान बढ़ता है यदि केस नली को ले जाएं। दोस्तों आपको क्या बताना है कि पृथ्वी पर दोस्तों स्थिर अवस्था में कोई एक केस नली द्रव में डुबोई जाती है तो इसके अंदर दोस्तों एच ऊंचाई तक केस नली में यानी पानी चढ़ता है। यदि दोस्तों में इस एच का मान और अधिक करना है यानी इस द्रव को और अधिक ऊंचाई पर चढ़ाना है तो आपको बताना होगा कि केस नली को सूर्य पर ले जाएंगे या ध्रुव पर ले जाएंगे या ऊपर की ओर त्वरित गति से यानी लिफ्ट में ले जाएंगे या नीचे की ओर त्वरित गति से लिफ्ट में ले जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब एच का जो फॉर्मूला होता है वो 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी होता है। दोस्तों यदि अपन जहाँ पर g का मान अधिक होगा वहाँ पर h का मान कम होगा, और यदि दोस्तों अपन g के मान में यदि कमी लाएंगे तो h के मान में वृद्धि होगी, और हम पर हमारा क्या किया है दोस्तों, h का मान बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि g का मान हमें कम करना होगा। और दोस्तों अपन जानते हैं जब यानी कोई भी लिफ्ट है वो एक समान त्वरण से यानी नीचे आती है तो दोस्तों हमारा जो जी का मान होता है यानी प्रभावी त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी डैश कितना हो जाता है, हमारा जी माइनस ए हो जाता है यदि वह नीचे आ रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यदि कोई लिफ्ट है दोस्तों हमारी यदि कोई एक निश्चित त्वरण से नीचे आ रही है तो दोस्तों हमारा जो प्रभावी त्वरण हो जाएगा जी डैश वो हमारा जी माइनस ए हो जाएगा, यानी दोस्तों हमारा जी का मान कमी हुई है। यदि जी के मान में दोस्तों हमारी कमी होगी तो एच के मान में हमारी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो एच होता है वो जी के मान की व्युत्क्रमणपाती होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना सूर्य पर एवं ध्रुवों पर एवं जो हमारे जो ऊपर की ओर यदि कोई त्वरित गति जा रही है तो वहाँ पर जी का मान दोस्तों हमारा अधिक होता है, यानी पहले से जी का मान बढ़ता है, और यदि वह एक समान त्वरण से नीचे आ रही है तब हमारा जी का मान उस कंडीशन में कम होगा, और जिस कंडीशन में जी का मान कम होगा उस कंडीशन में एच का मान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 72वां क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि केस नली प्रयोग को निर्वात में संपन्न कराया जाता है तो द्रव चढ़ेगा, समान रहेगा, गिरेगा या ऊपर तक चढ़ेगा। दोस्तों आपको क्या बताना है, जो हमारे केस नली का जो प्रयोग है उसको यदि निर्वात में संपन्न कराया जाता है तो द्रव में आपको बताना है केस नली में द्रव है। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों केस नली के अंदर बाह्य जो वायुमंडल होता है दोस्तों उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दोस्तों प्रभाव पड़ता है ग्रेविटी का। तो दोस्तों हमारे निर्वात के अंदर भी ग्रेविटी पाई जाती है, तो इसके कारण दोस्तों हमारा जो केस नली के अंदर जो द्रव होगा दोस्तों वह समान ही बना रहेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए दोस्तों हमारा जो
पृष्ठ तनाव का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें अंदर क्या दिया हुआ है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल चढ़ता है क्योंकि। दोस्तों आपको बताना है कि हमारी जो लालटेन होती है उसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से कोई बत्ती होती है और वह नीचे तेल में डूबी हुई होती है। दोस्तों फिर भी क्या होता है कि जब इसको अपन ऊपर से सांसते हैं तो दोस्तों तेल होता है इसके माध्यम से ऊपर चल जाता है, यानी लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। वो क्यों चढ़ता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी मिट्टी के तेल के पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि दोस्तों हमारा मिट्टी के तेल के अंदर पृष्ठ तनाव पाया जाता है, यानी दोस्तों इसके लिए जो न्यून कोण का मान होता है, यानी जो स्पर्श कोण होता है वो न्यून कोण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दोस्तों यह केशिकत्व के कारण दोस्तों, यानी इस रस्सी के सारे जो ऊपर चली जाती है और दोस्तों हमारी जो लालटेन होती है वो जलने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी मिट्टी के तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण दोस्तों इसके अंदर यानी केशिकत्व पाया जाता है, और केशिकत्व के कारण ही दोस्तों हमारा जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो सरफेस टेंशन के दोस्तों हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज कंप्लीट होती है। और दोस्तों अपन आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे अपन आपके लिए एक नए टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें, और दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो दोस्तों आपको अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, अपनी जो हमारी प्रिपरेशन है उसको रेगुलर रखनी है, जिससे कि दोस्तों हमारा जो 2021 का टारगेट है वो अवश्य पूरा हो सके। तो तब तक जय हिंद दोस्तों, अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।